नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11 जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। ये आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 संघवाद से रिलेटेड है। यह आपकी 30 जुलाई 2020 की वर्कशीट है। पहले अपना नाम लिखिए, फिर अपने टीचर का नाम लिखिए। और हमेशा मैं कहती हूँ पहले बुक का चैप्टर ज़रूर पढ़िए, तभी आप वर्कशीट को अच्छे से कर पाएंगे। अब वर्कशीट 11 को करने से पहले वर्कशीट 10 की बात कर लेते हैं। वर्कशीट 10 में आपने जाना था कि संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार दोनों में क्या अंतर होता है। एकात्मक सरकार होती है जिसमें केंद्र के पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं, और वो कहाँ पर थी? श्रीलंका में। और जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकारें होती हैं, और ये ऊर्ध्वाधर चलती हैं। सबसे पहले ऊपर होता है केंद्र सरकार, उसके बाद होता है राज्य सरकार। क्योंकि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय है तो हमारे यहाँ राज्य सरकार के बाद कौन सा आता है? स्थानीय शासन, जिसके अंदर ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएँ आती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा संविधान है, संविधान ने राज्य और केंद्र के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया है। ठीक है, और जो ये बंटवारा है ये 3 सूचियों में दर्ज है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। तो ये जो विधायी अधिकारों का उसने बंटवारा किया है, इसमें कैसे किया है? जो केंद्र है उसके पास राष्ट्रीय महत्व वाले विषय हैं कि जितने भी राष्ट्रीय महत्व वाले विषय हैं उन पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र। राज्य से संबंधित विषयों पर कानून बनाएगा। और कुछ ऐसे विषय भी थे जिन पर दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है, और वो विषय रखे गए समवर्ती सूची में। तो नाम से ही स्पष्ट है इनका, संघ सूची में पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। अब देखते हैं संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। संघ सूची में है रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर पूरे देश में एक जैसी नीतियों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है एक जगह की मुद्रा, यूपी में अलग मुद्रा चल रही है, पंजाब में अलग चल रही है, नहीं। तो ऐसे विषय जिन पर पूरे देश में एक जैसी नीतियों की ज़रूरत होती है वो किसके पास होते हैं? केंद्र सरकार के पास। ठीक है, इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई है, और प्रांतीय या क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इन पर राज्य ही कानून बनाता है, राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। अब आते हैं समवर्ती सूची। इसमें क्या आता है? शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, उत्तराधिकार जैसे जो विषय हैं वो समवर्ती सूची हैं जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। किंतु अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है कि केंद्र भी उस पर कानून बनाना चाहता है और राज्य भी, तो उस स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे विषय भी थे जो इन तीनों सूचियों में दर्ज नहीं थे, उनको हमने कहा अवशिष्ट, यानी कि बचे हुए विषय। ठीक है, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमारे संविधान ने केंद्र सरकार को दी हैं। यानी इन अवशिष्ट और बचे हुए विषयों को जो इन सूचियों में दर्ज नहीं हैं उन पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। चलो, ये हमारा हो गया। अब पहला प्रश्न 1, भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा मजबूत है, इस कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा मजबूत है। यह निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। अब उदाहरण नंबर 1 दे दो कि केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, क्योंकि जो भी बचे हुए विषय हैं उन पर केंद्र कानून बना सकता है। दूसरा, समवर्ती सूची में विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। तो इन 2 उदाहरणों से स्पष्ट हो गया कि जो केंद्र है वो हमारे यहाँ ज़्यादा मजबूत है, उसको ज़्यादा शक्तियाँ मिली हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, मतलब दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र सरकार भी। अपने आसपास के दो ऐसे स्कूलों के नाम पता करके लिखिए जो केंद्र और राज्य सरकार ने बनाए हैं। तो आप इसमें
अगर आप दिल्ली सरकार स्कूलों में पढ़ते हैं तो अपने स्कूल का नाम लिख लीजिए, और अपने आसपास जो दिल्ली सरकार चलाती है उस स्कूल का नाम लिख लीजिए, ठीक है। और 2 केंद्रीय विद्यालयों के नाम लिखिए जो केंद्र सरकार के होते हैं, जो केंद्र सरकार चलाती है। जैसे एक सेक्टर 5 द्वारका केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका में है। ऐसे ही एक केंद्रीय विद्यालय है जनकपुरी में, C2 जनकपुरी में। तो आप केंद्रीय विद्यालयों के नाम मैं बता देती हूँ आपको। एक हो गया केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका, केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी, ठीक है। और 2 विद्यालय जो है, एक अपना लिख लो अगर आप दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ते हो, और एक अपने आसपास देख लो जो भी दिल्ली सरकार का स्कूल है उसका नाम यहाँ पर आप लिखोगे। अब है प्रश्न नंबर 3, किसी ऐसे विषय का पता कीजिए जो इन तीनों सूचियों में दर्ज ना हो और इस पर कानून कौन बनाएगा। तो इसका उत्तर है साइबर विषय जो है वो तीनों में से किसी अनुसूची में दर्ज नहीं है, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी सूची में वो दर्ज नहीं है, और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। तो ये आपके सारे उत्तर हो गए। अब ये जो आपके पास ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय है ना, इन पे प्रश्न आ जाते हैं। जैसे बैंकिंग जो है, बैंकिंग पे कानून कौन बनाएगा है, या बैंकिंग जो है कौन सी सूची में आता है। तो इन सूचियों में जो मेन विषय हैं उनको याद करने की ट्रिक जो है वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा और आप इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो अब ट्रिक शुरू करते हैं। पहली जो मज़ेदार ट्रिक है जिसकी सहायता से आप संघ सूची के सभी विषयों को याद कर सकते हैं वो है, आप ये लाइन याद कर लीजिए। रवि यूं डरे संग आज बेबी, यहाँ र से रक्षा, वी से विदेश, यू से युद्ध, ड से डाक, रे से रेल, और संघ मतलब संघ सूची, आ से आयकर, ज से जनगणना, बे से बैंकिंग और बी से बीमा है। तो ये आपको ये विषय याद हो जाएंगे। तो इस पर जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप उसको कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमारा याद करना हमें राज्य सूची वाला, उसके लिए ट्रिक है पूजन से कृपा मिले। यहाँ पे पू से पुलिस, ज से जेल, न से न्याय, से सिंचाई और क्री से कृषि। ये विषय राज्य सूची में आते हैं। अब है समवर्ती सूची के विषयों को याद करने का तरीका। श्री शिव जानकार हैं, श्री से श्रमिक, शी से शिक्षा, व से वन, जान से जानवरों और कार से कारखाने, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं, और इसी तरह से और भी मज़ेदार लाइनें जो हैं आप अपने अन्य विषयों को याद करने के लिए बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आप पेपर में उनको ईजिली लिख पाएँ। अब आप इस वर्कशीट को पूरा कीजिए। और हाँ, मैं सभी बच्चों की आभारी हूँ जो लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और मैं सॉरी चाहूँगी कि मैं उनको जवाब नहीं दे पाती क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा मेन काम नहीं है। मैं टीचर हूँ, लेकिन मेरा टीचिंग से रिलेटेड बहुत दूसरे काम हैं जो मुझे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुझे इतना समय नहीं मिलता, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है, मन लगा के पढ़िए ताकि आपके अच्छे अच्छे नंबर आएँ।